Good morning, everyone. In the last video, we have discussed about the SN1 and SN2 mechanism, their rate of reaction, retention, inversion, etc. That means everything about the SN1 and SN2 reaction. और आज हम देखने जा रहे हैं the beta elimination. What is beta elimination? And according to what rule we determine the position for the beta elimination. तो सबसे पहले what is the beta elimination? When any of the haloalkane like this one contains अल्फा हाइड्रोजन, ये है आपका बीटा कार्बन जिस पे लगे हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं. एनी ऑफ द कंपाउंड, एनी ऑफ द हेलोएल्केन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन when treated with alcoholic KOH, it undergo the beta elimination reaction. यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है और सेकंड कार्बन से यानी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है और ये बनाता है एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2. साथ में क्या बचा, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकला यानी कि आपका कंपाउंड बन गया HCl. लेकिन HCl तो लिबरेट हो नहीं रहा. क्या लिबरेट होगा? HCl एक एसिड है जो इस बेस के साथ रिएक्ट करेगा और एसिड बेस कंपोजिशन के बाद बनाएगा KCl प्लस वाटर. जब आपने क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था तो उस समय आपको ये बताया गया था, it is not compulsory to write all the inorganic byproducts, as well as it is also not compulsory to write a balanced chemical reaction in the case of the organic compound. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि हम हमेशा कंप्लीट रिएक्शन लिखें, इनऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट्स लिखें या फिर रिएक्शन को बैलेंस करें. इस वजह से हम कभी कभार रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते. और मैंने ये इसलिए कहा कि अगर आप KCl और वाटर नहीं भी लिखते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है, वहाँ पे लिखना कोई कंपल्सन नहीं है. अब अगर हम इस बीटा एलिमिनेशन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, इफ द एक्वस KOH, SN1 SN2 में आपने एक्वस KOH से ट्रीट किया था, इफ द एक्वस KOH लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, देन व्हाई एल्कोहलिक KOH फॉर्म्स एल्कीन. अगर एक्वस KOH एल्कोहल बनाता है तो एल्कीन क्यों बनाता है? अगर आप अपने NCERT में देखेंगे, इट इज क्वेश्चन नंबर 20 where it is written, in the case of aqueous KOH haloalkane leads to the substitution, whereas in the case of alcoholic KOH it leads to the elimination. Why? यही क्वेश्चन है, बस वर्डिंग्स उसकी थोड़ी सी बदली हो गई है. अब यहाँ पे हम इसी बात को डिस्कस करने जा रहे हैं. Then first of all we will discuss what is the difference between alcoholic and aqueous KOH. वर्ड से आपको ये बात तो मालूम हो गई कि alcoholic KOH means KOH is dissolved in alcohol and aqueous KOH means KOH is dissolved in water. So when it will be dissolved in water, water have a very high dielectric constant, यानी वाटर ज़्यादा पोलर होता है और ज़्यादा पोलर होने की वजह से जो KOH है ये ज़्यादा डिसोसिएट करेगा. जब KOH ज़्यादा डिसोसिएट करेगा तो ज़्यादा डिसोसिएशन पे ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे. जबकि एल्कोहलिक मीडियम यानी कि एल्कोहल क्योंकि ज़्यादा डाइपोलिक नहीं होता, डाइपोल मोमेंट उसका उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना वाटर में होता है, या फिर कह सकते हैं पोलैरिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितना वाटर का होता है, तो उसके केस में डिसोसिएशन उतना नहीं होता जितना कि वाटर के केस में होता है. पर इससे फर्क क्या पड़ता है? अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ जाएं तो ये है आपका CH3CH2Cl. जब ये ब्रेक करता है इस सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, ये क्या बना लिया? ये बना लिया CH3CH2 पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव. ये Cl निगेटिव तो आगे चल के क्या रिएक्शन करेगा उसे हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपको मालूम है KCl बना लेता है. अब यहाँ पे देखिए दो कंडीशंस बन रही हैं, मैं इसे यहाँ पे फिर से दोबारा ड्रा कर दे रहा हूँ. दिस इज द CH3CH2 पॉजिटिव. अब यहाँ देखिए दो कंडीशन. पहला कंडीशन, यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल आयन जो KOH से जनरेट हुआ वो यहाँ से अप्रोच कर ले, और अगर ये हाइड्रोक्सिल आयन अप्रोच करेगा तो क्या बनाएगा? इट शुड बी एल्कोहल, इट शुड बी अ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. लेकिन अगर इस OH को आने में लेट हुआ तो क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट करके एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, साथ में H+ आयन का लिबरेशन कर देगा. यानी अगर ये OH आ गया तो एल्कोहल, और अगर OH के आने में लेट हुआ तो एल्कीन. अब यहाँ पे एक्वस मीडियम में क्योंकि डिसोसिएशन ज्यादा हुआ है तो हाइड्रोक्सिल आयन भी ज्यादा है
और अगर हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी टू अप्रोच ऑन द पॉजिटिव कार्बन दैट इज द कार्बोकैटायन विल बी ग्रेटर, यानी प्रोबेबिलिटी टू फॉर्म अल्कोहल विल बी ग्रेटर, क्योंकि इस हाइड्रोजन की पोजीशन बदली नहीं हो रही, इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी नहीं देखने जा रहे हैं। ये तो हाइड्रोजन इस पे रहेगा ही रहेगा ना, अल्फा हाइड्रोजन जो रहेगा उसी के लिए हम बात ही कर रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन तो है ही, इसको टर्न करने में, इसको शिफ्ट करने में जितना टाइम लगेगा वो लगना ही है। लेकिन अगर उससे पहले ये हाइड्रोक्सिल आके लग गया, इट शुड बी अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट शुड बी अ एल्कोहल एज अ प्रोडक्ट। लेकिन अगर एल्कोहल या सॉरी अगर इस हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन कम हो गया, एल्कोहलिक मीडियम में कम हो जाता है, तो इसका अप्रोच इस पे लेट होगा और इसके अप्रोच करने से पहले ये बॉन्ड शिफ्ट हो चुका होगा और वो एल्कीन का फॉर्मेशन कर चुका होगा। सो ड्यू टू द ग्रेटर आयोनाइजेशन ऑफ द KOH in aqueous medium that leads to the formation of alcohol that leads to the substitution reaction, whereas in alcoholic medium the lesser hydroxyl ion or the lesser amount of dissociation leads to the formation of alkene or leads to the elimination reaction। अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि क्या सिर्फ एल्कीन बनता है अल्कोहलिक KOH में, श्योरली सिर्फ एल्कीन नहीं बनता, यहाँ पर भी अल्कोहल बनता है, बट द मेजर प्रोडक्ट इज एल्कीन। सिमिलरली एक्वस KOH होगा तो उसमें भी अल्कोहल के साथ एल्कीन बनता है, श्योरली एज ए माइनर प्रोडक्ट, लेकिन वहां पर भी बनता है। देन दिस इज द कंडीशन, दिस इज द रिएक्शन एंड दिस इज द रीजन व्हाई द अल्कोहलिक KOH लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, बीटा एलिमिनेशन। अब अगर हम बात करें क्या ये भी किसी रूल पे गवर्न होता है? पिछला जब हम एडिशन रिएक्शंस की बात करते थे तो एडिशन रिएक्शन में एक रूल लगता था, रूल को हम बोलते थे मार्कोनी-काफ रूल, और यहाँ पे जो रूल गवर्न करता है उस रूल को हम कहते हैं सेडजेक रूल। हटा रहे हैं, उस रूल को हम कहते हैं सेडजेक रूल। और सेडजेक रूल कहता क्या है? वैसे सेडजेक रूल को अगर हम लिखें, लिखते तो हम यूं हैं, सेडजेक, लेकिन इसकी रियल स्पेलिंग कुछ ऐसी है, Z7। प्रोनाउंसिएशन को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हम इसे सेडजेफ लिख देते हैं, SAYTZEFF। रियल स्पेलिंग होती है ZETSEV, Z7। अब सेडजेफ रूल क्या कहता है? ये कहता है ड्यूरिंग अ बीटा एलिमिनेशन, इफ मोर देन अ सिंगल बीटा कार्बन इज देयर, इफ देयर इज अ 2 बीटा कार्बन, 3 बीटा कार्बन, 4 बीटा कार्बन, if there are more than a single beta carbon, the elimination will take place from the bulkier most alkyl group। एग्जाम्पल देके मैं इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। दिस इज द कंपाउंड CH3, CH2, CH, Br and CH3। द कंपाउंड इज कॉल्ड द ब्रोमोब्यूटेन, 2-ब्रोमोब्यूटेन। जब हमने इसे ट्रीट किया एल्कोहलिक KOH से तो क्या हुआ? बीटा एलिमिनेशन होगा। और कहां से होगा? दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस वन इज बीटा, द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन इज कॉल्ड बीटा कार्बन, एंड दिस वन इज अगेन अ बीटा। एक को मैं बीटा 1 लिख देता हूं, एक को बीटा 2 लिख देता हूं, सिर्फ बताने में, एक्सप्लेन करने में मुझे आसानी होगी। नाउ फ्रॉम विच ऑफ द कार्बन द एलिमिनेशन विल टेक प्लेस, वेदर फ्रॉम द बीटा 1 फ्रॉम द और फ्रॉम द बीटा 2। बीटा 1 क्या है? ये, और बीटा 2 ये है। अब आपका सेडजेफ रूल कहता है द एलिमिनेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम द बल्कियर मोस्ट एल्किल ग्रुप। कितने कार्बन है यहाँ पे? 1, 2, और यहाँ पे कितना है? सिर्फ 1। तो बल्कियर कौन हुआ? ये वाला जिसके पास 2-2 कार्बन है। तो बीटा एलिमिनेशन कहाँ से पड़ेगा होगा? जहाँ पे बल्कियर मोस्ट ग्रुप है, यानी यहाँ से। सो द कंपाउंड विल बी CH3CH, हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकला Cl, और यहाँ पे बन गया बीच में डबल बॉन्ड। जहाँ पे एलिमिनेशन होगा वहाँ अनसेचुरेशन आता है, ये बन गया डबल बॉन्ड और ये बन गया CH3। साथ में क्या बनता है? KCl, एक्चुअली KBr, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, प्लस वाटर। और मैंने पहले ही कहा कि ये बाई प्रोडक्ट्स, इनऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट्स को अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं सेडजेफ का, नोट करना है, नोट कर लीजिए। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं सेडजेफ का, और यहाँ पे थोड़ी अलग कंडीशंस को हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये है आपका बेंजीन रिंग, ये है आपका इसके साथ लगा हुआ एल्किल ग्रुप दैट इज द एथिल, और यहाँ पे लगा हुआ है ब्रोमीन या फिर क्लोरीन, कुछ भी हो सकता है, मैंने ब्रोमीन लिखा हुआ है। देन विच कार्बन इज द अल्फा कार्बन? दिस इज द अल्फा कार्बन।
And which one is the beta? This one is the beta. This is directly attached with this one. So this is the beta. I have written beta 1 and this is the beta. I have written beta 2. So from where the beta elimination will take place? From beta 1 or from beta 2. अब अगर हम बीटा 1 को देखें, इसको देखें, तो इसके पास सिर्फ एक कार्बन है, स्मॉलेस्ट एल्किल ग्रुप। इसके पास पूरे 6 कार्बन है, बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे 6 कार्बन है। सोली दिस इज द बल्कियर ग्रुप। लेकिन क्या यहाँ से एलिमिनेशन होगा? इसको हम इस रिंग को हटा के बॉन्ड में लिख देते हैं। जब आपको क्वेश्चन आएगा तो रिंग बन के ही आएगा, जिससे आप कंफ्यूज रहें कि कितने हाइड्रोजन्स इसके पास हैं। अब यहाँ पे हमने यूं बॉन्ड बना दिया और इस कार्बन को यानी बीटा 2 को हम देख रहे हैं कि इसके पास कितने हाइड्रोजन्स हैं। कितने हैं इसके पास? रियल में बॉन्ड कितने हैं अभी? 1 2 3 4, टोटल 4 बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी ही 4 होती है, यानी इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। और अगर इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो बीटा एलिमिनेशन क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन होता किसका है? हाइड्रोजन का। इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, एलिमिनेशन कहाँ से होगा? यानी अगर किसी भी सिस्टम में बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है तो जिस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है वहां से बीटा एलिमिनेशन होना पॉसिबल नहीं होता। तो यहां से बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो एक ही तो पोजीशन ही बची, इसके अलावा कोई पोजीशन नहीं बची। देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट विल बी बेंजीन एंड डबल बॉन्ड along with KBr and water, same product as in the initial case। एक मैं आपको करने के लिए दे देता हूं, आप अपना कर लीजिएगा और देखिएगा। किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। दिस इज द कंपाउंड CH3 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 C CH2 CH3, here it is CH3 and here it is Cl। तो अगर हम कहें then this is the alpha carbon, this is the beta, this one is the beta and again this one is beta। अगर ये beta 1 है, beta 2 है और beta 3 है, then from which of the position the beta elimination will take place and what will be the product? You have to write by yourself। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन। और ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन है द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट इज अ इंटरमीडिएट, वन ऑफ द बेस्ट इंटरमीडिएट यूज्ड इन द केस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए जो इंटरमीडिएट यूज किया जाता है उसमें सबसे फ्रिक्वेंटली यूज किया जाने वाला इंटरमीडिएट है आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट। किसने बनाया? श्योरली जिसने बनाया उन्हीं के नाम पे इसका नाम है। ग्रिग्नार्ड जी ने बनाया था, उन्हीं के नाम पे इसे बोलते हैं। और इसे ऑर्गेनोमेटिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेटेलिक मीन्स मेटल। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेटल के साथ रिएक्शन होता है देन दैट विल बी कॉल्ड द ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन। सो वी आर गोइंग टू सी द ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन and in this one we are going to see the first one, that is the formation of Grignard reagent। Grignard reagent। ग्रिग्नार्ड ने क्या किया? ग्रिग्नार्ड ने हेलो एल्केन लिया और हेलो एल्केन को ट्रीट किया। ये है आपका RX और इसको ट्रीट किया मैग्नीशियम के साथ। और जब मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये बन गया आपका RMgX एंड यह कंपाउंड बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। आप कह सकते हैं सिंपल सा रिएक्शन है और कुछ ऐसा खास भी नहीं दिख रहा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। क्यों इसको इतना हाइप दिया जाता है, क्यों इसे इतना इंपॉर्टेंस दी जाती है? हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी प्रोडक्ट को बना लेना बहुत बहादुरी नहीं है, उसे प्यूरिफाइड फॉर्म में फाइंड करना ज़्यादा मुश्किल होता है। जब उसमें बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं उन बाई प्रोडक्ट्स को निकालना मुश्किल होता है। अब यहाँ देखिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट में R और Mg इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है, नॉट 100% कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड या फिर कोवेलेंट पोलर बॉन्ड,
बट व्हाट्स अबाउट द Mg बॉन्ड? Mg इज अ प्योर मेटल, हैलोजन इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज द हैलोजन। यानी ये दूसरा बॉन्ड आयोनिक है, पहला बॉन्ड कोवैलेंट, दूसरा बॉन्ड आयोनिक। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन कराएंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, कोवैलेंट बॉन्ड से रिएक्शन होगा, और जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो आयोनिक नेचर का होगा, यानी दोनों का सेपरेशन बड़े ही आसानी से हो जाता है। तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेपरेशन भी आसानी से हो जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ द DE? DE एक्चुअली द ड्राई ईथर। व्हाट इज द रोल ऑफ ड्राई ईथर? आपको मालूम है कि ग्रिग्नार्ड एजेंट इज वायलेंटली रिएक्टिव विथ वाटर। ये बहुत ही विग्रसली, बहुत ही वायलेंटली वाटर से रिएक्ट करता है। और रिएक्ट कैसे करता है? दिस इज द आई एम टेकिंग अ स्पेसिफिक ग्रिग्नार्ड एजेंट, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr। जब इसे वाटर से ट्रीट करते हैं या वाटर से ये रिएक्ट करता है तो एक वायलेंट रिएक्शन जाता है, बहुत तेज रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक, और ये बनाता है CH4+MgOH-Br। यहाँ पे देखिए ये जो CH4 है एक एल्केन है, एंड एल्केन्स आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल। जब आप क्लास 11 की बुक देखेंगे, हाइड्रोकार्बन देखेंगे, तो बिल्कुल ऊपर कमेंट से शुरू किया हुआ है और वहां पे दिया हुआ है द हाइड्रोकार्बन आर द बेस्ट फ्यूल एवर। तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल है जो बन रहा है प्रोडक्ट में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वायलेंट रिएक्शन है, यानी रिएक्शन में आग लग रहा है और फ्यूल यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा होने पे क्या होगा? रिएक्शन और भी वायलेंट हो जाएगा और भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? पहला क्वेश्चन, व्हाई द ड्राई ईथर इज यूज्ड? ड्राई ईथर इज यूज्ड टू जनरेट द एनहाइड्रस कंडीशन टू अवॉइड सच रिएक्शन, टू अवॉइड द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट विथ वाटर। एंड व्हाट इज द सेकंड वन? व्हाई, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई इवन द ट्रेसेज ऑफ वाटर मस्ट बी रिमूव्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट को बनाते समय इवन द ट्रेस ऑफ वाटर भी रिमूव क्यों कर देना चाहिए? बिकॉज ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्ट्स वायलेंटली विद द वाटर, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इवन द ट्रेस ऑफ वाटर शुड बी रिमूव। तो यहाँ पे वाटर से बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करता है, इस वजह से पानी की हर एक बूंद को निकाल देना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द ग्रिग्नार्ड एजेंट एंड दिस इज द रिएक्शन ऑफ द ग्रिग्नार्ड एजेंट विथ वाटर। द सेकेंड ऑर्गेनोमेट्रिक रिएक्शन इज वेल नोन टू यू। The name of the reaction is the Wurtz reaction. लास्ट ईयर में आपने वुड्स रिएक्शन देखा था, हम उसी को फिर से देख रहे हैं और इसे यहां से हटा रहे हैं। वुड्स रिएक्शन में हम कहते हैं when haloalkane reacts with itself in presence of sodium and dry ether। फिर से ये ड्राई ईथर उसी काम से आता है जिस काम से पहले यूज हो रहा था, यानी एनहाइड्रस कंडीशन जनरेट करने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि सोडियम भी वाटर के साथ बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या ये देता है? इट गिव्स एन एल्केन, डाइमेरिक एल्केन। तो यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड R और X कहाँ गया? इन द फॉर्म ऑफ NaX, सोडियम हैलाइड। एक स्पेसिफिक रिएक्शन लें, देन दिस इज द CH3CH2Cl प्लस, चाहो तो पलट के लिख दो, आसानी होती है समझने में। ये हो गया आपका ClCH2CH3, किसके प्रेजेंस में? सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। क्या बनाया? यहाँ से ये दोनों कंबाइन होके निकल गए और जहाँ से ये टूटा वहीं से दूसरे को जोड़ दीजिए, यानी ये बन गया आपका CH3CH2 ये कंपाउंड, और ये क्या है? ये है आपका CH2 and CH3। यहाँ से हैलोजेंस निकले इसलिए यहाँ से आपस में जुड़ गए। द फाइनल प्रोडक्ट इज एन एल्केन, इज अ ब्यूटेन। द रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। वैसे ऊपर ग्रिग्नार्ड एजेंट अभी भी लिखा हुआ है, ये आपका वुड्स रिएक्शन है। अब हम देखते हैं if there's any limitation with the Wurtz reaction। Wurtz reaction also have some limitation। क्लास 11th में इस लिमिटेशन को आपने पढ़ा था, उसको हम फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और लिमिटेशन में लिखा था आपने द वुड्स रिएक्शन कैन नॉट बी यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑड कार्बन सिस्टम। ये ऑड कार्बन सिस्टम नहीं बना सकता। ऑड, वही ऑड नंबर वाली बात कर रहे हैं, यानी 3 कार्बन का सिस्टम नहीं बना सकता, 5 कार्बन का सिस्टम नहीं बना सकता, 7 कार्बन का सिस्टम नहीं बना सकता।
अगर आपको 3 कार्बन का सिस्टम बनाना है, आप क्या करेंगे, यू विल टेक CH3Cl प्लस CH3CH2Cl। जब इसे हम ट्रीट करेंगे किससे, सोडियम और ड्राई ईथर के साथ, बनेगा क्या, यहां से ये Cl हट जाएगा, बचा आपका CH3, यहां से ये Cl हट जाएगा, बचा CH2CH3, और ये आपस में जुड़ गए, ये बन गया प्रोपेन। आसान। तो आप कह सकते हैं 3 कार्बन का सिस्टम तो बन गया, इट इज ऑड कार्बन सिस्टम। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, एक मालिक्यूल लेके तो बात करेंगे नहीं, फॉर्म करेंगे नहीं, एक से ज्यादा मालिक्यूल अगर लेंगे तो यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर हम इसे ए कहें, इसे बी कहें, तो पहली प्रोबेबिलिटी है कि ए विल रिएक्ट विथ बी, दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि ए विल रिएक्ट विथ ए इटसेल्फ, खुद से रिएक्ट कर जाएगा, और अगर खुद से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और अगर ये खुद से रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म CH3CH2, और खुद से किया यानी CH2CH3 से ये बन गया ब्यूटेन, ये बन गया एथेन, ये बन गया ब्यूटेन, और ये जो आपको नीडेड था वो बन गया प्रोपेन। यानी जो आपको प्रोडक्ट चाहिए था उसके अलावा 2 बाई प्रोडक्ट बन गए। बाई प्रोडक्ट बनना कुछ गलत है, बहुत सारे रिएक्शंस में बाई प्रोडक्ट बनता है, तो इसमें कुछ अलग तो है नहीं, बाई प्रोडक्ट बन गया तो बनने दीजिए। होता ये है कि इन बाई प्रोडक्ट्स के बीच में बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस मैक्सिमम 3 to 5 डिग्री का होता है। और जब क्लास 9th में आप सेपरेशन पढ़ रहे थे, शायद आपके सिलेबस में था नहीं, क्लास 11th के सिलेबस से भी हट गया है, तो थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस फॉर द मिसिबल लिक्विड्स। बाय द यूज ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी कैन सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स फ्रॉम ईच अदर। तो ये मिसिबल हैं, सारे एल्केन हैं तो एक दूसरे के साथ मिसिबल होंगे, और इनके बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना है, ऑलमोस्ट 5 डिग्री सेल्सियस और लेस। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। यहाँ पे कितने का है, 5 डिग्री सेल्सियस का, यानी इसे नॉर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑड कार्बन सिस्टम बनाए नहीं जा सकते, वुड्स रिएक्शन से बनाए जा सकते हैं, बट द बाई प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन नॉट बी सेपरेटेड, और अगर वो सेपरेट नहीं हुए तो ऐसे बनाने का फायदा क्या है। एंड दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द वुड्स रिएक्शन। द वुड्स रिएक्शन इज नॉट capable to generate the odd carbon system, actually that is capable to form the odd carbon system, but the byproducts having almost identical boiling and melting point, and that is the reason why their separation is not possible. So it is not one of the best method for the preparation of the odd carbon system. It's enough for today. In the next video we will see about the reaction of haloarenes. अभी तक हमने जितने भी रिएक्शन देखे those were the reactions of the haloalkane. Next time हम देखेंगे reaction of the haloarenes, and that should be the last video of this chapter. Till then, thank you and have a nice day. Bye.